This is Pankaj Dhiman, faculty member of SBS Law College, Shri Ganganagar. Now we are going to start next topic of the public international law and human rights. And question is the settlement of dispute between the states. तो peaceful method क्या है किसी भी मेथड को सॉल्व करने के उनको हम यहाँ पे पढ़ेंगे। यहाँ पे देखिए, हमेशा एक वॉर ही ऑप्शन नहीं होता है किसी भी डिस्प्यूट को सॉल्व करने के लिए। इंटरनेशनल लॉ में बड़े सारे पीसफुल मेथड भी बताए गए हैं जिसके थ्रू जो है आप टू स्टेट जो है, टू कंट्रीज जो है, अपने बीच में कोई भी डिस्प्यूट जो है उसको सॉर्ट आउट कर सकती हैं। It has been objective of the UNO and international law that the international dispute should be settled peacefully by uh, by amicable or pacific means. Under Article 2, it has been said that the all members will settle their disputes by amicable or peaceful method, pacific means. तो आर्टिकल 2 में साफ लिखा हुआ है कि जितने भी मेंबर स्टेट्स हैं उनके बीच में जो भी डिस्प्यूट्स हैं वो आपस में मिल बैठ के जो है उनको सॉल्व करें, क्योंकि डिस्प्यूट के कारण ही फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुआ और उसके बाद सेकेंड वर्ल्ड वॉर भी हुआ। तो यूएनओ की जब ऑर्गेनाइजेशन यूएनओ जब फॉर्म हुआ तो उस टाइम पे यही एक पर्पस था, ऑब्जेक्ट था यूएनओ का कि किसी तरीके से जो वर्ल्ड सिक्योरिटी और पीस को मेंटेन रखना है और थर्ड वर्ल्ड वॉर नहीं होने देनी है। तो जितने भी डिस्प्यूट पार्टीज़ के बीच में है, स्टेट पार्टीज़ के बीच में है, वो अपने डिस्प्यूट जो है पीसफुल तरीके से वो सॉल्व करें। आर्टिकल 33 मेंशंस has been made of the as settlement of international dispute by peaceful method. It has been said in the article that the parties to the dispute shall make effort to settle any dispute by negotiation, inquiry, mediation, conciliation, arbitration, judicial decision of a regional tribunal or by their own will using other peaceful means. तो बड़े सारे तरीके हैं जिसमें से काउंसिलेशन है, मीडिएशन है, नेगोशिएशन है, आर्बिट्रेशन है, ये सारे पीसफुल वे है टू सॉल्व द इंटरनेशनल डिस्प्यूट बिटवीन द पार्टीज। निकागुआ एंड केसेस रिलेटेड टू द यूज ऑफ मिलिट्री एंड पैरामिलिट्री ट्रूप्स अगेंस्ट हर। तो इसमें भी यही बोला था कि इंटरनेशनल कोर्ट एक्सेप्टेड द मेथड ऑफ सेटलमेंट ऑफ डिस्प्यूट बाय पीसफुल एज ए ट्रेडिशनल प्रिंसिपल ऑफ इंटरनेशनल लॉ। तो इंटरनेशनल लॉ के अंडर जो ट्रेडिशनल मेथड दे रखे हैं इंटरनेशनल कोर्ट ने उसको एक्सेप्ट किया है दो पार्टीज़ के बीच में अगर कोई भी डिस्प्यूट क्रिएट होता है। अब यहाँ पे जितने भी पीसफुल मेथड है उनको वन बाय वन हम यहाँ पे स्टडी करेंगे, जिसमें से सबसे पहला आपके पास आर्बिट्रेशन है। तो देखिए आर्बिट्रेशन क्या होता है। आर्बिट्रेशन इज़ द फर्स्ट मेथड ऑफ settlement of international dispute. According to Oppenheim, the settlement of dispute of the state by one or more judge is known as arbitration. In other words, when the third party takes participation in the discussion with the disputed states and give its advice, then the procedure is known as arbitration, जिसको arbitration बोलेंगे। मीडिएशन इसको मीडिएशन तो इसमें होती है लेकिन आर्बिट्रेशन समहाउ डिफरेंट फ्रॉम मीडिएशन, इसको पढ़ेंगे। तो आर्बिट्रेशन में बेसिकली होता क्या है कि एक थर्ड पार्टी को बीच में आर्बिट्रेटर बनाया जाता है, उसको जज बनाया जाता है और वो दोनों पार्टीज़ को वहाँ पे सुनता है और उसके बाद दोनों पार्टीज़ को एडवाइस करता है कि आप अपने जो है डिस्प्यूट को इस तरीके से सॉल्व करिए। हेग कन्वेंशन 1899, द ऑब्जेक्टिव ऑफ इंटरनेशनल मीडिएशन इज़ टू डिस्पोज द disputes among states through the election of judges by themselves on the basis of respect of honor for the law. Two element of mediation emerge from the definition. अगर दो देशों के बीच में मध्यस्थता करनी है एज ए आर्बिट्रेशन तो ये दो चीज़ें जो है यहाँ पे होनी चाहिए। एग्जिस्टेंस ऑफ इक्वल कंसेंट ऑफ द स्टेट पार्टीज, दोनों पार्टीज की इक्वल कंसेंट वहाँ पे होनी चाहिए। डिस्पोजल ऑफ डिस्प्यूट्स ऑन द बेसिस ऑफ रिस्पेक्ट ऑफ द ऑनर फॉर द लॉ, और साथ में जो एक रिस्पेक्ट है, कानून का जो ऑनर है उसको भी बना के वहाँ पे रखना है एट द टाइम ऑफ डिस्पोजल ऑफ द डिस्प्यूट, जब डिस्प्यूट को सॉल्व आउट यहाँ पे करना है। तो देखिए जनरली आप इंटरनेशनल कोर्ट में भी यही देखते हैं कि दो पार्टीज अपनी कंसेंट देती हैं तो वो इंटरनेशनल कोर्ट में पहुंचती है और इंटरनेशनल कोर्ट जो है और द बेसिस ऑफ मैरिट जो है डिस्प्यूट्स ट्रीटी के बेसिस पे या कोई एग्रीमेंट दोनों पार्टीज़ के बीच में हुआ था तो उसके बेसिस पे जो है डिसीजन जो है सुनाती है। तो यहाँ पे पार्टी आर्बिट्रेटर जो डिसीजन देगा वो कोर्ट को वो जो है दोनों पार्टी जो है उसको मानती है। ताशकंद एग्रीमेंट 1966 इज़ अ गुड एग्जांपल ऑफ द मीडिएशन। इसमें मीडिएशन जो है जनरली हुई थी जब इंडिया पाकिस्तान की 1971 में 65 में सॉरी जो वॉर हुई थी।
Soviet Prime Minister Kuzygin had acted as a mediator. The case of Pamanj Island Kutch Arbitration Award are other examples. तो यहाँ पे मीडिएशन से आप कंफ्यूज नहीं हुई है, दो देशों के बीच में मध्यस्थता जब करानी होती है तो उसको हम जनरली मीडिएशन बोलते हैं। तो आर्बिट्रेशन भी जब हो रही है तो दो देशों के बीच में क्या हो रही है, एक मध्यस्थता ही हो रही है। आर्बिट्रेशन होता क्या है, इसको समझ लीजिए। आर्बिट्रेशन और मीडिएशन, द जज और आर्बिट्रेटर आर अपॉइंटेड बाय द पार्टीज देमसेल्फ। पार्टीज जो है उस जज को खुद अपॉइंट करती है। द आर्बिट्रेटर इज एक्सपेक्ट टू पे मोर अटेंशन और ऑन एग्रीमेंट रेदर देन द प्रिंसिपल ऑफ लॉ। तो जो आर्बिट्रेटर होता है वो दोनों देशों के बीच में कोई एग्रीमेंट हुआ है उस डिस्प्यूट से रिलेटेड, तो वो उस एग्रीमेंट को देखता है, पढ़ता है, उसके बेसिस पर डिसीजन आता है, प्रिंसिपल ऑफ लॉ को कम फोकस करता है। ही इज ऑल्सो एक्सपेक्टेड टू न्यूट्रल एंड इम्पार्शियल, ये तो होना ही चाहिए कि वो न्यूट्रल रहे, इम्पार्शियल रहे। आर्बिट्रेटर अवार्ड इज बाइंडिंग अबाउट द पार्टीज, और ये जो अवार्ड होता है, देखिए जब आर्बिट्रेटर कोई डिसीजन देता है, दो पार्टीज उसको अपॉइंट करती है, जैसे दो पार्टीज जब इंटरनेशनल कोर्ट में जाती हैं तो वो अपनी कंसेंट ही कोर्ट को दे रही है डिसीजन सुनाने के लिए, तो कोर्ट भी क्या बन जाती है, एक आर्बिट्रेटर ही बन जाती है। तो उस कंडीशन में जो वो डिसीजन सुना रहे हैं वो दोनों पार्टीज पे फिर बाइंडिंग होगा। तो आर्बिट्रेटर का डिसीजन जनरली क्या होता है, बाइंडिंग होता है। द पार्टीज ऑनर सच अवार्ड इज गुड फेथ, तो उनको ये मानना ही पड़ता है। और देखिए आर्बिट्रेटर क्योंकि ये ट्रिब्यूनल का काम करता है, तो जब ये कोई डिसीजन सुनाता है तो इसको हम जनरली डिसीजन नहीं बोलते हैं, एडजुडिकेशन नहीं बोलते हैं, हम इसको अवार्ड बोलते हैं। तो आर्बिट्रेटर अवार्ड जो है इसको हम क्या बोलेंगे, कोर्ट का फैसला जो है, आर्बिट्रेटर का फैसला जो है हम यहाँ पे बोलेंगे। तो आर्बिट्रेशन जो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट मेथड है, किसी भी स्टेट्स के बीच में अगर कोई डिस्प्यूट है तो उसको सॉर्ट आउट करने के लिए। इस कंडीशन में दोनों पार्टीज जो है आर्बिट्रेटर को अपॉइंट करती हैं एज ए जज। दोनों जज, आर्बिट्रेटर जो है वो हमेशा इम्पार्शियल और न्यूट्रल रहता है, वो ऑन द बेसिस ऑफ एग्रीमेंट डिसीजन सुनाता है, और जो भी डिसीजन वो सुनाएगा वो दोनों पार्टीज को बाइंडिंग होगा, उनको वो मानना पड़ेगा। इसके अलावा आपके पास जुडिशियल डिसीजन है। द सेकंड मेथड ऑफ सेटलमेंट ऑफ इंटरनेशनल डिस्प्यूट इज थ्रू द जुडिशियल डिसीजन। व्हेन एनी डिस्प्यूट इज सेटल्ड बाय द जुडिशियल ट्रिब्यूनल देन इट इज नाउन द जुडिशियल सेटलमेंट। तो जब इंटरनेशनल कोर्ट कोई डिसीजन सुनाती है तो उसको हम क्या बोलेंगे, जुडिशियल डिसीजन उसको बोलेंगे। और जुडिशियल डिसीजन के थ्रू जो है कोर्ट जो है दोनों पार्टीज के बीच में क्या करती है, एक जो है डिस्प्यूट को सॉर्ट आउट जो यहाँ पे कर देती है। तो आर्बिट्रेशन में कोई भी जज जो है अपॉइंट किया जा सकता है, ये इंटरनेशनल कोर्ट का भी कोई जज हो सकता है, लेकिन जुडिशियल डिसीजन में इंटरनेशनल कोर्ट जो है वो डिसीजन सुनाती है ऑन द बेसिस ऑफ मेजॉरिटी ऑफ वोट्स ऑफ द जजेस इन द इंटरनेशनल कोर्ट। नेगोशिएशन है यहाँ पे, तो नेगोशिएशन बेसिकली दो पार्टीज़ के बीच में होता है, यहाँ पे कोई तीसरी पार्टी यहाँ पे नहीं होती, आपको समझना है। तो आर्बिट्रेशन में दो पार्टीज़ जो है एक आर्बिट्रेटर अपॉइंट करती हैं, वो कोई जज भी हो सकता है, वो न्यूट्रल पास होता है, उसका डिसीजन भी जो होता है वो क्या होता है, बाइंडिंग होता है दोनों पार्टीज़ पे। नेगोशिएशन दोनों पार्टीज़ जो इन डिस्प्यूट में जो है, दो स्टेट जो है जो इन डिस्प्यूट वो आपस अपने जो डेलीगेट्स जो है भेजते हैं, दोनों गेट ऑन टेबल होते हैं, टेबल पे बैठते हैं, वहाँ पे बात करते हैं और अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। दैट इज कॉल्ड नेगोशिएशन। यहाँ पे कोई थर्ड पार्टी नहीं होती, ये आपको ध्यान में रखना है। नेगोशिएशन इज अ सिंपल एंड easiest वे ऑफ सेटलमेंट ऑफ द इंटरनेशनल डिस्प्यूट। In this, dispute parties discuss the dispute openly and submit their viewpoint before the each other. There is no arbitrator in the method. इसमें कोई arbitrator नहीं होता, कोई mediator इसमें नहीं होता है। Negotiation is done normally by the political representative agent, diplomatic agent. इस तरीके से ये होता है। डिप्लोमेटिक एजेंट यहाँ पे इन्वॉल्व होते हैं, एम्बेसडर बॉय होते हैं, पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेटिव यहाँ पे दोनों पार्टीज़ के बैठते हैं और जो है नेगोशिएशन यहाँ पे करते हैं। जैसे यूक्रेन और रशिया के मामले में अभी देखिए एक लेटेस्ट जो है रशिया और यूक्रेन के जो हाई डेलीगेट्स वापस मिले ताकि वॉर को रोका जा सके। द मेथड ऑफ नेगोशिएशन इन्वॉल्व सर्टन प्रिंसिपल्स एज द, जब नेगोशिएशन की जाती है तो सर्टन प्रिंसिपल्स को फॉलो किया जाता है, सिद्धांत को फॉलो किया जाता है। नेगोशिएशन शुड बी डन इन गुड फेथ, ये गुड फेथ में होनी चाहिए ताकि कोई ना कोई वहाँ पे हल जो है, कोई ना कोई सॉल्व जो है प्रॉब्लम किसी तरीके से सॉल्व हो जाए। दोज स्टेट्स हुज इंटरेस्ट आर अफेक्टेड शुड बी इन्वॉल्व इन नेगोशिएशन, जिन पार्टीज़ के, जिन स्टेट्स के इंटरेस्ट यहाँ पे हित जो है अफेक्ट हो रहे हैं वही जो है नेगोशिएशन में पार्टिसिपेट करें। द नेगोशिएशन शुड टेक प्लेस इन अकॉर्डिंग विद द प्रिंसिपल एंड रूल्स ऑफ इंटरनेशनल लॉ, और नेगोशिएशन जब भी हो वो अकॉर्डिंग टू इंटरनेशनल लॉ और उसके रूल और प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग ही हो। इन द कंक्लूडिंग एटमोस्फेयर शुड बी क्रिएटेड ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ नेगोशिएशन, और कंक्लूडन होना चाहिए, कुछ ना कुछ
कंक्लूजन वहाँ से निकलना चाहिए और यही कोशिश जो है नेगोशिएशन की रहनी चाहिए। एफर्ट शुड बी कंटिन्यू टिल सेटलमेंट ऑफ डिस्प्यूट, और एफर्ट तब तक लगाते रहना चाहिए जब तक कि कोई फाइनल कंक्लूजन नहीं निकल आता है उस डिस्प्यूट का। तो नेगोशिएशन और आर्बिट्रेशन में आई होप आपको यहाँ पे फर्क समझ में आ गया होगा। आर्बिट्रेशन में एक थर्ड पार्टी वहाँ पे इन्वॉल्व की जाती है, उसको जज बनाया जाता है और वो दोनों पार्टीज के पॉइंट ऑफ व्यू को सुनता है और उसके बाद जो है डिसीजन सुनाता है। नेगोशिएशन में कोई थर्ड पार्टी नहीं होती, दोनों पार्टीज जो है अपने अपने जो लीगल रिप्रेजेंटेटिव है, पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेटिव है या कोई भी एजेंट है या फिर एम्बेसडर है, उनको भेजती है, आपस में वो बात करते हैं और प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। जुडिशियल डिसीजन से मतलब यहाँ पे इंटरनेशनल कोर्ट से है। कोर्ट जब जो दोनों पार्टीज के डिस्प्यूट को बाय जुडिशियल डिसीजन सॉल्व करती है तो उसको हम जुडिशियल डिसीजन बोलेंगे, जिसमें इंटरनेशनल कोर्ट का रोल होता है। अब आपके पास है यहाँ पे गुड ऑफिस। गुड ऑफिस क्या है? एक ऑफिस होता है जहाँ पे दो पार्टीज आती हैं और अपने मैटर्स को सॉर्ट आउट करने की कोशिश करते हैं, यहाँ पे भी कोई थर्ड पार्टी इन्वॉल्व नहीं होती है। गुड ऑफिस इज ऑल्सो वन ऑफ द इंपॉर्टेंट मेथड ऑफ सेटलमेंट ऑफ इंटरनेशनल डिस्प्यूट। इन दिस initiative is taken by the third party for the settlement of disputes between two parties. The third party pursue the disputed parties for the negotiation and makes arrangement. यहाँ पे जो थर्ड पार्टी होती है वो सिर्फ उस इशू को सॉल्व करने के लिए एक माहौल रेडी करती है और वहाँ पे अरेंजमेंट उससे करती है। थर्ड पार्टी नीदर पार्टिसिपेट नोर मेक्स इट्स सजेशन। थर्ड पार्टी ना तो कोई यहाँ पे कोई सजेशन देती है ना ही इसमें जो है पार्टिसिपेट करती है। तो ये एक ऑफिस होता है जो कि बनाया जाता है और वहाँ पे अरेंजमेंट की। तो थर्ड पार्टी यहाँ पे गुड ऑफिस बनाएगी, वहाँ पे अरेंजमेंट कर देगी दोनों पार्टीज़ को आने के लिए और वहाँ पे दोनों पार्टीज आपस में बात करेंगी। ये जो थर्ड पार्टी होगी वो किस तरीके की इम्प्रूव जो है यहाँ पे जो है अपनी इंटरफेरेंस नहीं करेगी। बड़ी बार जो है सेक्रेटरी जनरल ऑफ जनरल असेंबली प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल। साइप्रस डिस्प्यूट हो गया, अरब वॉरियर्स डिस्प्यूट्स हो गया, ये सारे गुड ऑफिस के थ्रू ही सॉल्व आउट के केसेस जो किए गए थे। अब आपके पास नेक्स्ट है मीडिएशन। मीडिएशन जो है एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सोर्स है, बहुत इंपॉर्टेंट मेथड है किसी भी प्रॉब्लम को, किसी भी डिस्प्यूट को पीसफुल तरीके से सॉल्व आउट करने के लिए। इसको पढ़ लेते हैं। तो देखिए इसमें जो है यहाँ पे भी एक थर्ड पार्टी होती है। यहाँ पे आपको ध्यान में रखना है कि मीडिएशन में एक थर्ड पार्टी होती है, क्योंकि थर्ड पार्टी यहाँ पे क्या करी है, मध्यस्थता यहाँ पे कर रही है और सिंसियर एफर्ट लगाते हैं किसी डिस्प्यूट को सेटलमेंट करने के लिए। लेकिन यहाँ पे ध्यान में रखने वाली बात है कि थर्ड पार्टी एक्ट एज मीडिएटर, ही एक्सपेक्टेड टू सॉल्व द प्रॉब्लम वाइल रिमेनिंग न्यूट्रल एंड इम्पार्शियल। तो यहाँ पे थर्ड पार्टी तो होती है, वो दोनों पार्टीज़ के बीच में दोनों पार्टीज़ को सुनती है, उसके बाद जो है प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करने की कोशिश करती है। लेकिन यहाँ पे जो वो सुजेशन दोनों पार्टीज़ को देती है वो दो पार्टीज मानने के लिए बाध्य नहीं होती हैं, वो सिर्फ मध्यस्थता करती है, दोनों पार्टीज़ को गेट टुगेदर करवाती है और उसके बाद दोनों पार्टीज़ को सुजेशन भी देती है। यहाँ पे सुजेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसे कि आपने गुड्स ऑफिस में देखा या फिर आपने नेगोशिएशन में देखा, सॉरी आर्बिट्रेशन में देखा। आर्बिट्रेशन में वो सुजेशन तो देता है लेकिन वो सुजेशन फिर माननी भी पड़ती है, बाइंडिंग होती है। लेकिन मीडिएशन में जो भी यहाँ पे जो सजेशन दी जाती है वो दोनों पार्टीज़ को मानने के लिए, उसको मानने के लिए बाइंड नहीं होते हैं। तो वो सिर्फ और सिर्फ जो है सजेशन वहाँ पे दे सकते हैं लेकिन उसको मानना जरूरी नहीं है। यही है मीडिएशन जो है होती है। काउंसिलेशन, काउंसिलेशन में भी क्या होता है, द काउंसिलेशन इज अ सिंपल मेथड ऑफ सेटलमेंट ऑफ द इंटरनेशनल डिस्प्यूट। इन दिस द सेटलमेंट ऑफ डिस्प्यूट कमेटी और कमीशंस आर फॉर्म्ड। द डिस्प्यूट इज इंटरेस्टेड टू द कमेटी of commission. The report is submitted by the committee or commission by making inquiry about the dispute. Such reports suggest measures to be taken to settlement of dispute, though it is not necessary to follow the method suggested by the committee or commission by the parties, but sometimes the solution is found out of the suggestions to take measures. Hague Convention 1907 कंटेन सच मीजर्स। तो काउंसिलेशन में जनरली क्या होता है, यहाँ पे भी थर्ड पार्टी जो है एक रिपोर्ट तैयार करती है, दो देशों के बीच में कोई डिस्प्यूट होता है और उस रिपोर्ट के बेसिस पे वहाँ पे कोई ना कोई सजेशन दी होती है, प्रॉब्लम को सॉल्व किया होता है। लेकिन उस रिपोर्ट को मानना जो है वो पार्टीज पे को लिए ज़रूरी नहीं होता है। इंक्वायरी भी अदर तरीका है, हालांकि इंडिपेंडेंट मेथड नहीं है। कोई भी देश जो है किसी भी मैटर में इंक्वायरी करवा सकता है लेकिन उस इंक्वायरी की जो रिपोर्ट होती है उसको मानना जरूरी नहीं होता है। ठीक है, तो ये आपके पास यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट है आपके पास आर्बिट्रेशन, दूसरा है आपके पास मीडिएशन और साथ में आपके पास जो है नेगोशिएशन और काउंसिलेशन यहाँ पे इंपॉर्टेंट है। जुडिशियल डिसीजन जो है इंटरनेशनल कोर्ट यहाँ पे देता है।
सेटलमेंट ऑफ डिस्प्यूट थ्रू यूएनओ, यूएनओ किस तरीके से डिस्प्यूट को सेटल करता है, इसको यहाँ पे देख लेते हैं। तो यूएनओ जो है उसके पास पावर है कि वो किसी भी डिस्प्यूट को सेटल कर सकता है। इन यूएनओ चार्टर द ऑब्जेक्टिव ऑफ यूएनओ हैज़ बीन डिस्क्राइब्ड एज सेटलमेंट ऑफ द डिस्प्यूट अमंग स्टेट्स। तो स्टेट के बीच में अगर कोई डिस्प्यूट होता है तो वो यूएनओ जो है उसको सेटलमेंट कर सकता है कि दोनों पार्टीज वहाँ पे अपनी कंसेंट अगर देते हैं तो। इन आर्टिकल 2 ऑफ द चार्टर इट हैज़ बीन सेड दैट द member states will solve their problem by peaceful means and will not threaten or use power of। अगर दो देशों के बीच में कोई भी यहाँ पे डिस्प्यूट होता है तो वो अपने उस डिस्प्यूट को पीसफुल तरीके से सॉर्ट आउट करें, कोई एक दूसरे पे वॉर करने का या थ्रेटन करने की कोशिश ना करें। अगर आप देखें इस सिनेरियो में तो आपको लगेगा कि इंटरनेशनल लॉ कितना वीक है। रशिया ने किसी भी चीज़ की परवाह नहीं की और वहाँ पे प्रॉब्लम को सॉल्व ना करने करके वहाँ पे अटैक जो है यूक्रेन पे कर दिया। द जनरल असेंबली ऑफ यूएनओ कैन सजेस्ट मीजर्स फॉर सेटलमेंट ऑफ इंटरनेशनल डिस्प्यूट्स एंड पीसफुली। जनरल असेंबली ने मीजर सजेस्ट कर सकता है कि किस तरीके से इंटरनेशनल डिस्प्यूट को पीसफुली सेटल किया जा सके। आर्टिकल 33 टू 38 ऑफ द चार्टर मीजर्स हैव बीन सजेस्टेड फॉर द सेटलमेंट ऑफ डिस्प्यूट्स पीसफुली। 33 टू 38 जो है मीजर्स बताए गए हैं कि कैसे आप जो है यहाँ पे सॉर्ट आउट कर सकते हैं। इसके अलावा सेक्रेटरी जनरल कैन एक्ट एज ए मीडिएटर और सजेस्ट मेथड ऑफ गुड ऑफिस। तो अपने आप में जो यूएनओ है उसका जो सेक्रेटरी जनरल है एक गुड ऑफिस भी है और एक मीडिएटर भी है। किसी भी दो देशों के बीच में अगर कोई डिस्प्यूट है और उसको सेटलमेंट के लिए वो मीडिएटर का ये काम या फिर गुड ऑफिस का काम जो है कर सकता है। इवन आर्टिकल 52 ऑफ द चार्टर ऑल्सो सजेस्ट फॉर द सेटलमेंट ऑफ डिस्ट्रीब्यूट बाय द पीसफुल मीन्स। इसके अलावा आर्टिकल 52 भी बताता है किस तरीके से आप पीसफुल तरीके से अपने जो है डिस्प्यूट को सॉर्ट आउट जो है यहाँ पे कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।